देखिए, सीमांचल इलाके के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये उत्तर-पूर्वी बिहार का एक हिस्सा है और यहाँ पे ख़ास ये है कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बंगाल है, तीसरी तरफ झारखंड है। अमित शाह जब यहाँ आए या मोदी जी जब आए, तो वो यही बोलते हैं कि भाई एक भी बांग्लादेशी को यहाँ वोटर नहीं बनने दिया जाएगा जब एसआईआर चला। आंकड़े नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि भाई कौन है वो। लेकिन समय-समय पर ये मुद्दा वो रेकअप करते रहते हैं, इसको गरमाए रहते हैं, ताकि ये इसकी जो राजनीति है, लोगों को विभाजित करने की राजनीति वो चलती रहे। और उसके बाद जो एनालिसिस हुई है, उससे साफ है कि यहाँ पे फॉरेन नेशनल अगर हैं, तो कम से कम एसआईआर में तो उनको नहीं चिन्हित कर पाए लोग। खासकर जब से ये पोलराइज़ेशन की राजनीति आगे बढ़ी है, यहाँ एक मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, वो है बाहरी और यहाँ का। मतलब कि इसमें सारी पार्टियां एक जैसी है, एक ही विचार रखती हैं। टिकट बँटवारे में तो बहुत अफ़रा-तफ़री मची और सभी तरफ से ऐसा लग रहा है कि टिकट की खरीद-फ़रोख्त हो रही है और जनता में भी यही मैसेज जा रहा है। यानी जो अ, अच्छे दावेदार हैं, उनको भी कहीं न कहीं किनारा किया जा रहा है और अगर नहीं भी किया जा रहा है, तो पैसे की खींचतान की बात तो जनता के बीच में चली गई है और कई ऐसी जगह हैं, कैंडिडेट को 2 जगह प्रत्याशी बना दिया गया है। इस तरह से काफ़ी उलट-फेर चल रहा है, कहीं पैसे की मारामारी है, तो कहीं अनिश्चितता है। कैंडिडेट्स भी बहुत नाराज़ हैं। कस्बा के कैंडिडेट का तो ऑडियो भी लीक हुआ था। तो बहुत ही अजीब-सी स्थिति बन गई है, खासकर टिकट बँटवारे को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज बात उस बिहार की जहां मतदाता सूची की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, सीमांचल। यानी बिहार का वो इलाका जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी विकास को लेकर तो कभी पहचान की राजनीति को लेकर। लेकिन इस बार चर्चा का कारण कुछ और है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में 40 नाम ऐसे हटाए गए जिन्हें प्रशासन ने नागरिकता पर संदेह की वजह से चिन्हित किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिनके नाम हटाए गए उनमें बहुमत हिंदू मतदाताओं का बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या सीमांचल में नागरिकता बनाम मत अधिकार की नई कहानी लिखी जा रही है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा? और इस पूरे मामले की ज़मीनी सच्चाई क्या है? क्या वाकई ये डर, भ्रम या राजनीति का नया अध्याय है? इन सब सवालों पर आज हम बात करेंगे सीमांचल से आशीष रंजन जी से, जो न सिर्फ इस पूरे मामले को ज़मीन से देख रहे हैं बल्कि आम लोगों की आवाज़ भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा। तो सीमांचल पर चर्चा शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आशीष रंजन जी जुड़ चुके हैं, जो जन जागरण शक्ति संगठन के सचिव हैं। आशीष जी, पहला तो यही सवाल कि टिकट बंटवारे का क्या असर दिख रहा है? लोगों में क्या है जो आम लोग वहां कर हैं, क्या सोच रहे हैं? अह, टिकट बँटवारे में तो बहुत अफ़रा-तफ़री मची और सभी तरफ से ऐसा लग रहा है कि टिकट की खरीद-फ़रोख्त हो रही है और जनता में भी यही मैसेज जा रहा है कि सारी पार्टियां जो हैं कहीं न कहीं पैसे लेके या कोई पैराशूट कैंडिडेट है, यानी जो अ, अच्छे दावेदार हैं, उनको भी कहीं न कहीं किनारा किया जा रहा है और अगर नहीं भी किया जा रहा है, तो पैसे की खींचतान की बात तो जनता के बीच में चली गई है। और आपने सुना ही होगा कई सीट ऐसे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वो अररिया विधानसभा सीट है। यहाँ पे जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे और जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, पिछले बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनको टिकट ना देके एकदम ही फ्रेश नए कैंडिडेट को जो कांग्रेस की टिकट पाना चाह रहे थे उनको दे दिया गया है। ये सभी को मालूम है। अ, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ कैंडिडेट को 2 जगह प्रत्याशी बना दिया गया है। बरारी विधानसभा और प्राणपुर विधानसभा में तौकीर आलम साहब हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट पहले डिक्लेयर हुए थे प्राणपुर से, उन्हें फिर बरारी का टिकट दे दिया गया। तो इस तरह से काफ़ी उलट-फेर
चल रहा है। कहीं पैसे की मारामारी है, तो कहीं अनिश्चितता है। कैंडिडेट्स भी बहुत नाराज़ हैं। कस्बा के कैंडिडेट का तो ऑडियो भी लीक हुआ था, आपने सुना होगा। राजेश जी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उनके बीच का वार्तालाप कहीं से लीक हो गया और वो भी काफ़ी सर्कुलेशन में है। भारतीय जनता पार्टी के एक संभावित प्रत्याशी थे जो अररिया ही के हैं। अ, उन्होंने काफ़ी रोना-धोना मचाया और वो कफ़न बाँध के नरपतगंज से उन्होंने अपना प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी रूप में अब अपना उम्मीदवारी दिया है। वो चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट और मेहनत भी कर रहे थे, काफ़ी खर्च भी कर रहे थे। तो सारी पार्टियों में, मेन स्ट्रीम पार्टियों में, लेफ्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए, लेफ्ट के एक ही कैंडिडेट इस इलाके में खड़े होते हैं, तो सारी पार्टियों में ये देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसमें सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं, एक ही विचार रखती हैं। जी, कमोबेश अच्छा। उनकी जो हरकत है वो जनता में बहुत विश्वास नहीं जगा रही है कि बहुत अच्छी कोई प्रक्रिया हुई है जिसको लेकर टिकट का बँटवारा हुआ है। और ज़ाहिर है कि टिकट का बँटवारा बहुत ही कंटेस्टेड चीज़ है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव चीज़ है। और इसलिए और स्टेक्स बहुत हाई हैं। लोगों के पास पैसा भी अब बहुत है, बहुत सारे कैंडिडेट के पास। तो ये तमाम चीज़ों को अगर मिला लिया जाए, तो बहुत ही अजीब-सी स्थिति बन गई है, खासकर टिकट बँटवारे को लेकर। सर, अररिया का आपने ज़िक्र किया, यहीं पर अमित शाह जी का शायद भाषण था जिसमें घुसपैठियों का ज़िक्र हुआ था। फिर मतदाता सूची बनती है, तो वो क्या कहानी है? वो ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सीमांचल इलाके के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये उत्तर-पूर्वी बिहार का एक हिस्सा है और सीमांचल जब हम कहते हैं, तो यहाँ पर कटिहार एक डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांचल का इलाका है और यहाँ पे ख़ास ये है कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बंगाल है, तीसरी तरफ झारखंड है। तो ये तीनों जो अलग-अलग राज्य हैं, 2 राज्य और एक तरफ नेपाली है, उससे सटा हुआ है। और भाषा के रूप में भी बहुत मिक्स्ड है, कल्चर के रूप में भी बहुत मिला-जुला है। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मुसलमानों की है, वो भी कुछ खास जातियाँ जो हैं, जो अन्य जगह नहीं दिखती हैं। जैसे कुल्हिया मुसलमानों की बिरादरी है यहाँ पर, सुरजा पूरी मुसलमानों की बिरादरी है, शेरशाहबादी एक कौम है जो बंगाल और इस इलाके में पाया जाता है। तो ये देश के अन्य कोने में नहीं पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक है कल्चरली, भाषा के रूप से काफ़ी मिक्सिंग है और ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है ये रीजन। तो यहाँ अ, बहुत पहले से ही जब 70 की दशकों में आसाम में मूवमेंट हुआ था बाहरी लोगों के खिलाफ और वहाँ पर ये माँग हुई थी, उसका स्पिल ओवर यहाँ भी हुआ था। और अर्ली 80s में 80 के शुरुआती दौर में एबीवीपी जिस और उसके तब अध्यक्ष थे सुशील कुमार मोदी। उन्होंने इस मामले को बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश किया गया था और एक राजनीतिक आंदोलन भी उस समय चला था कि जो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी उनका कहना था कि यहाँ पर बहुत घुस आए हैं, उनको हटाया जाए। और उसी समय दरअसल ये जो कैंपेन चला था, उसके बाद यहाँ के पूर्णिया के एक डीएम थे, उन्होंने 6000 लोगों को किशनगंज जिले में नोटिस भी कर दिया था। और जो ये शेरशाहबादी कौम के मुसलमान हैं, उनको बाहरी मानते हैं ये लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब वो हैं ही हिंदुस्तान के हैं, बंगाल से आए हैं और उनका अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन ये जो बँटवारे की राजनीति है, बाँटने की राजनीति, उसमें बांग्लादेशी कह के इनको नामित किया जा रहा है, चिह्नित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उसमें यही हो रहा है। तो उसी क्रम में अमित शाह जब यहाँ आए या मोदी जी जब आए, तो वो यही बोलते हैं कि भाई एक भी बांग्लादेशी को यहाँ वोटर नहीं बनने दिया जाएगा जब एसआईआर चला। लेकिन ये भी कहते रहते हैं कि यहाँ पर हज़ारों बांग्लादेशी घुस आए हैं। आंकड़े नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि भाई कौन है वो। लेकिन समय-समय पर ये मुद्दा वो रेक अप करते रहते हैं, इसको गरमाए रहते हैं ताकि ये इसकी जो राजनीति है, लोगों को विभाजित करने की राजनीति वो चलती रहे। ये यहाँ होते रहता है। अब एसआईआर में आप देखेंगे
चुनाव आयोग भी ने भी कहा कि हम, और उनका जो 24 जून का ऑर्डर है, 24 जून 2025 को उन्होंने एसआईआर का ऑर्डर निकाला। उसमें उन्होंने कहा कि हम इसलिए एसआईआर कर रहे हैं क्योंकि हमको फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स से, जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो यहाँ आके इलीगली बस गए हैं, उनको भी इलेक्टोरल रोल से हटाना है। ये उनके ऑर्डर में है। उसके बाद जुलाई में जब एसआईआर शुरू हो गया और जब बातें आगे निकल गई, तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि बहुत सारे ऐसे लोग चिन्हित पाए गए हैं जो बाहर के हो सकते हैं, बांग्लादेश के, नेपाल के, म्यांमार के। उन्होंने ये भी शगुफा छोड़ा जिसपे तेजस्वी यादव ने कहा कि इन सोर्सेज को हम सूत्र नहीं मूत्र समझते हैं। वो काफी फेमस हुआ था। तो वो भी हुआ, वो भी चला। उसके बाद जब फाइनल नतीजा एसआईआर का आया है और जब पत्रकारों ने पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको कितने फॉरेन नेशनल्स मिले, तो उसपे जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चुप्पी साध गए, उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। और उसके बाद जो एनालिसिस हुई है उससे साफ है कि यहाँ पे फॉरेन नेशनल अगर हैं तो कम से कम एसआईआर में तो उनको नहीं चिन्हित कर पाए लोग। और इसकी जो मांग होती रही है कि एसआईआर इसलिए किया जाए कि फॉरेन नेशनल को हटाना है, तो वो तो एकदम फेलियर साबित हुआ। दरअसल यहाँ पे बड़ी संख्या में फॉरेन नेशनल है ही नहीं। एक बहुत मजेदार आपको मैं वाकया बताता हूँ जी। कि 2021 में दो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लड़कियां थी जिनको ट्रैफिक करके यहाँ पर लाया गया था। और वो एक नारी निकेतन नाम की संस्था है, उसमें उनको रखा गया था क्योंकि और कोई फैसिलिटीज थी नहीं, और वो बांग्लादेशी थी, ऐसा कहना था पुलिस का। ये चला गया मामला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने बस एक सवाल पूछ दिया कि भाई बिहार सरकार की क्या तैयारी है, ऐसे लोगों को कहाँ रखा जाए, उसकी क्या प्लानिंग है। इससे भी इस राजनीति को बहुत तूल मिल गई। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस एक तरह से एक बहाना बन गया बिहार सरकार को इस मुद्दे को फिर से उठाने का। और पूर्णिया के किशनगंज के डीएम ने तो एक चिट्ठी निकाल दी हाई कोर्ट के केस, और हाई कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में लिखा था, टिप्पणी प्रश्न पूछा था, उसका हवाला देखते हुए उन्होंने ये एक चिट्ठी निकाल दी जनता को जागरूक करने के लिए और जनता को बताने के लिए अगर आपको फॉरेन नेशनल कोई मिले तो आप जरूर रिपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर चलती रही हैं, खासकर जब से ये पोलराइजेशन की राजनीति आगे बढ़ी है। यहाँ एक मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, वो है बाहरी और यहाँ का। और यही जब गृह मंत्री ने कहा था, उसके बाद मिंट की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि एसआईआर में 40 नाम चिन्हित किए गए हैं और उसमें ज्यादातर मुसलमान ना होकर हिंदू निकले हैं। तो इस खबर के बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, योगेंद्र यादव की टीम ने एक एनालिसिस दी थी और उसमें 1000 ऑब्जेक्शन हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। 1000 ऑब्जेक्शन हुए थे जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उस पे, कि इसमें फॉरेन नेशनल है, नॉट एन इंडियन सिटीजन। अगर आप देखेंगे उस कैटेगरी को आपत्ति, तो नॉट एन इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है। मैंने भी कुछ रिसर्च किया, उसमें कई सारे हिंदू नाम थे, तो हमने जो रिसर्च किया उसमें तो वो मृत पाए गए, वो थे ही नहीं। लेकिन योगेंद्र यादव की टीम ने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से सीमांचल एरिया में 3 मुसलमानों का नाम है जिनको इस वजह से हटाया गया है कि वो नॉट एन इंडियन सिटीजन है। और टोटल ऐसे 10 नाम थे जिसमें 3 मुसलमान निकले, कुछ मृत निकले। तो ये तो कोई मामला ही नहीं है मेरे ख्याल से, और एसआईआर ने तो साबित कर दिया है कि ये बांग्लादेशियों का मुद्दा यहाँ पे झूठ मूठ खड़ा किया गया है, ताकि जो को कहते हैं ना, कोई चीज, कोई मुद्दा गर्म रखने के लिए आप रखते हैं। विभाजनकारी जो राजनीति है उसके एजेंडा में ये फिट बैठता है। सर, अभी छठ आने वाली है और हम लोग देख रहे हैं कि बड़े-बड़े शहरों से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से बहुत ज़्यादा तादाद से बिहार के लोग आएँगे, छठ मनाएँगे और शायद वो तब तक रुके जब तक वोट का हो या वोट देने के लिए उनके यहाँ के मतदान भी होगा और वो करेंगे। तो इसमें अभी दिल्ली में अभी बुलडोज़र चले थे, झुग्गी-झोपड़ी चली थी, जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो उसका बहुत आक्रोश था और लोगों ने खुलकर कहा था, जो गरीब थे जिनकी झुग्गियाँ टूट रही थी, कि हम इसका हिसाब बिहार चुनाव में देंगे। तो इसकी भी कुछ खबरें आपके पास आई हुई हैं? खबरें तो ऐसा है कि आजकल खबर सोशल मीडिया के माध्यम से इतना
चलता है कि लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट इस तरह से बात तो नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मतदाता अपना मन बनाते हैं और निश्चित रूप से दिल्ली में बिहार के बहुत सारे लोग हैं। वहाँ एक बड़ी तादाद लोगों की है जो झुग्गी-झोपड़ी में रहती है, मज़दूर वर्ग के लोग वहाँ जाते हैं और ये जो दिल्ली में हुआ है, बुलडोज़र लेकर बस्तियों को तोड़ा गया है, नोटिसेज़ नहीं दिए गए हैं और आप देखिए होगा कि सिर्फ़ बिहार के नहीं बल्कि बंगाल के भी लोगों को, बंगाली मुसलमान लोगों को डरा-धमका के भी वहाँ से भगाया गया अगर तोड़ा नहीं गया है तो। ये जो दिल्ली में हो रहा है उसका असर तो ज़रूर होगा। उसका असर 2 तरह से होगा, एक तो ये लोग पोलराइज़ेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देखिए हम तो भगा रहे हैं बांग्लादेशियों को, ये कह के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पीड़ित है और जो लोग उनके आस-पास के हैं, जो उस दर्द को समझते हैं, जो अपने ही खुद दिल्ली जाके इस तरह की बस्तियों में रहते हैं, उनका गुस्सा कहीं न कहीं तो ज़ाहिर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर दूसरा ये भी बताइए कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस का क्या प्रभाव है? और दूसरा ये चीज़ है कि जो मुसलमान वोटर है, वो किस तरफ झुकता है ज़्यादातर? देखिए, इस पूरे सीमांचल क्षेत्र में 24 सीटें हैं विधानसभा की और पिछली बार 2020 की मैं अगर बात करूँ तो 11 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से जीते थे। क्योंकि किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम्स हैं, अररिया में 42% है, कटिहार में 44% है, पूर्णिया में 35 से 40% के बीच में है। तो ये इस इलाके में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है और यहाँ जो लोग हैं उस वो एक पार्टी को वोट नहीं करते हैं। ज़ाहिर है कि कहीं भी ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं होता है होमोजेनियस कि सभी एक पार्टी को वोट करें। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, जेडीयू के भी यहाँ विधायक हैं, वो भी मजबूत है कुछ कुछ सीटों पे। राजद और जो नया एंट्रेंट है एआईएमआईएम और वो किशनगंज के इलाके में और पूर्णिया के कुछ इलाके में बहुत मजबूत है। तो ये जो मुख्य जो बिहार के चुनावी दल हैं, वो सभी यहाँ पे सीट वो जीतते हैं और जेडीयू को मुसलमानों का वोट मिलता है, राजद को मिलता है, एआईएमआईएम को मिलता है और कांग्रेस को मिलता है। तो मुख्यतः मुसलमान इन पार्टियों को यहाँ वोट करते हैं। जेडीयू के अररिया में बैठा हूँ, यहाँ पे जेडीयू की कैंडिडेट हैं शगुफ्ता अजीम, वो भी एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उनको भी वोट मिलता है, पहले भी वो खड़ी हुई हैं। तो एक किसी एक दल पे पूरी तरह से झुकाव नहीं है। जो आश्चर्यजनक बात है कि पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें यहाँ हासिल कर ली, इसके चलते भी ये इलाका बहुत हाइलाइटेड हो गया। फिर वो 5 विधायक जो बने बाद में 4 टूटकर आरजेडी के साथ मिल गए और उनके जो एक तरह से नेता थे टूटने वाले विधायक, वो अब इस बार आरजेडी के कैंडिडेट हैं जोकीहाट जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ से वो अभी प्रत्याशी हैं राजद से। तो अभी तो जैसे अगर एनडीए का देखें तो कुल केवल 5 ही सीटें मुसलमानों को दी गई हैं, जिसमें से 1 शायद एलजेपी देगा और 4 जेडीयू ने किया है। तो यही रेशियो रहता है हमेशा से कि बड़ा और कम घटा है? नहीं, अगर एनडीए मोटा-मोटी यही रहता है, मुख्यतः बीजेपी तो पूरे बिहार में ही नहीं देती है या आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्या राजनीति रही है। वैसे शाहनवाज़ आलम इसी इलाके के लोग व्यक्ति हैं। तो बीजेपी को अगर छोड़ दिया था जो जेडीयू देती है, जेडीयू के कैंडिडेट किशनगंज से भी जीतते आए हैं। उनके कैंडिडेट्स मुसलमान रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स अति पिछड़ा रहे हैं, तो काफ़ी मिक्स्ड रहा है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो बहुत ही मिक्स्ड रहा है। हिस्टोरिकली कोई पैटर्न नहीं रहा है। जब से ये पोलराइज़ेशन की राजनीति शुरू हुई है, तो फिर ये बँटवारा भी शुरू हुआ है हिंदू-मुसलमान का। अन्यथा पहले लोकदल से भी अररिया में कैंडिडेट जीत चुके हैं। विनोद कुमार सिंह बहुत पहले जीत चुके हैं। तो काफ़ी मिला-जुला इतिहास है। इधर आप अगर आप देख लें 15 सालों का इतिहास तो हमको लगता है कि पोलराइज़ेशन ज़्यादा हुआ है। और शायद इसी का फ़ायदा एआईएम को मिल जाता है चीज़ों का। निकाल के पिछली बार भी गए और इस बार भी मज़बूत कैंडिडेट लग रहे हैं उनके आपको? जी, इस बार पिछली बार जैसा परफ़ॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि आखिर ये हैदराबाद की पार्टी अ, अगर नेशनल लेवल पे चैलेंज देना है कम्युनल पॉलिटिक्स को, बीजेपी की राजनीति को जो घृणा की से भरी राजनीति है जैसा कि मानते हैं यहाँ के लोग, तो एआईएमआईएम क्या उसमें सक्षम है? एक बड़ा सवाल है। क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में है?
या उनके खड़े होने से, उनके जीतने से पोलराइजेशन बढ़ता है? ये भी सवाल मुसलमानों के बीच में है। तो इन तमाम सवालों से वो घिरे हुए हैं। फिर भी अ, ये जो एक रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है जिसमें मुसलमान तो वोट देते हैं सभी पार्टियों को, सभी सेक्युलर पार्टियों को, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन उन सेक्युलर पार्टियों में उनकी आबादी के हिसाब से नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। तो इसका भी गुस्सा मुसलमानों में है, यंग लोगों में है, जो अपवर्डली मोबाइल हैं वो चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में तो हमारा भी हक है। हम क्यों सिर्फ वोट दें और हमारा कोई कैंडिडेट हमारी बिरादरी से क्यों ना खड़ा हो? ये प्रश्न बहुत मजबूत प्रश्न हो गया है, जाति को लेके भी, धर्म को लेके भी। तो उसमें उसको लेके नाराज़गी है, रहती है सेक्युलर पार्टी के खिलाफ। यहाँ के लोकल वो नाराज़गी नहीं है, बल्कि वो नाराज़गी पूरे देश के तौर पे है और नाराज़गी पूरे बिहार के पॉलिटिक्स को लेके है। यहाँ तो सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी ही जाती हैं। नाराज़गी लोकल नहीं है बल्कि पैन बिहार और पैन इंडिया जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसको लेकर यहाँ पर नाराज़गी है। तो स्तर का अगर हम समझें अगर सीमांचल में तो अब सब सॉर्टेड हो गया है। जो नागरिक हैं वो वोट डालेंगे और जो नहीं है उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। जैसे 40 की लिस्ट जो निकली है। जो नहीं 3 ही लोग हैं ना बाहर जो नागरिक नहीं जी। है। हाँ। 40 लोग तो मुझे पता नहीं है कि वो है कि नहीं। अब चुनाव आयोग को निकालना चाहिए ये लिस्ट। और अगर आप 24 जून का ऑर्डर देखें तो उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ था कि जो नागरिक नहीं है, उनके हिसाब से, उनके चुनाव मशीनरी के हिसाब से, उनके ईआरओ के हिसाब से और एईआरओ के हिसाब से, अगर वो नागरिक नहीं है तो रिपोर्ट किया जाएगा उनको होम मिनिस्ट्री में। ये भी था। तो ये भी पूछना चाहिए पत्रकारों को कि भाई आपने कितने लोगों को होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट किया है? इस वजह से कि आपको लगता है कि वो बांग्लादेशी हैं या नेपाली है या कुछ और है। ये तो है। तो ये मुद्दा तो यहाँ लोकल नहीं है। लोकल नहीं होने की वजह से ये जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं, अमित शाह आए, मोदी जी भी, वो तो लाल किले के भाषण से भी यही बात करते हैं। तो वो लोग जो बोलते हैं उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी कौन है? ये जो शेरशाहबादी कम्युनिटी है, क्योंकि वो उनकी भाषा बंगाली से बहुत मिलती-जुलती है, बंगाली उर्दू के शब्द हैं। तो यहाँ के लोगों को संदेह हो जाता है कि ये बंगाली लोग यहाँ कहाँ से आ गए? ल लेकिन थोड़ा-सा भी जो यहाँ का इतिहास जानता है, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि ये लोग यहीं के हैं और बंगाल का जो मालदा का इलाका है वो यहाँ से सटा हुआ है। वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ आए, यहाँ मुस्लिम बड़े-बड़े ज़मींदार थे, मज़दूरी करने यहाँ आए। तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन का जो होता है। तो सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज है। ये जो शगुफ़ा छोड़ा जा रहा है, ये शगुफ़ा 80 के दशकों से छोड़ा जा रहा है। उसके पहले आसाम मूवमेंट के पहले यहाँ इसकी बात नहीं होती थी और ये एसआईआर ने तो साबित कर दिया कि ये यहाँ का मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। सर आशीष जी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगर जेडीयू जीत भी जाए तो नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे। अभी मैं देख रहा था आज तक में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी थे तो उनसे पूछा एंकर ने कि क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो वो कहने लगे कि विधायक दल तय करेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। तो सीमांचल में क्या चर्चा चल रही है? इस पे थोड़ा बताइए चीज़ों को। यहाँ पे जो नीतीश कुमार का वोट बेस है, क्योंकि ये इलाका कोसी से भी मिला-जुला है और उधर सुपौल में जैसे बड़ी संख्या में ईबीसी वोटर है, इधर भी कटिहार में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। यहाँ का फॉरबिसगंज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफी सारे वोटर्स हैं जो जेडीयू को पसंद करते हैं और नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है और नीतीश कुमार को बीजेपी बुली कर रही है, उसकी पार्टी को बुली कर रही है। नीतीश कुमार के जो इर्द-गिर्द लोग हैं, वो चला रहे हैं दरअसल। उनका पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत लिमिटेड हो गया आप देखेंगे, वो भाषण ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यहाँ आए भी थे वो टूर करने कुछ माह पहले, तो लोगों से उन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। तो ये काफ़ी संशय का एक विषय बना हुआ है, अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ चीज़ें तो लेकिन लोग पहचान पा रहे हैं कि 101 ही सीट मिला जेडीयू को, जबकि वो हमेशा अपने को लार्जर पार्टनर
बताने की और कोशिश करते रहे हैं और उनका उनका चला भी है, पिछले इलेक्शन में भी उनको ज़्यादा सीटें मिली। तो इस तरह से वो लोग देख पा रहे हैं कि अब जेडीयू छोटा भाई या सहयोगी पार्टी के रूप में उभर रहा है, ना कि बड़े दल के रूप में जो कमांड करेगा कि किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन-सा मुख्यमंत्री होनी चाहिए। और चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत का भी सवाल है, इसलिए लोग समझ रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। अगले 5 साल में वो रहने वाले नहीं हैं। उसका क्या असर मैंडेट पर पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। आशीष जी, ये भी बताइए कि जैसे इंडिया गठबंधन में जिस तरह से टिकट का हुआ आखिरी मौके तक नहीं हो पाया है, तो ये नुकसान पहुँचाएगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है देखिए, एकता बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी निकले थे और जन सैलाब उमड़ा था, जिस तरह से उनको सारे इलाकों में समर्थन मिला था। यहाँ भी वो आए थे अररिया में, भरपूर समर्थन मिला था। बिहार के जहाँ-जहाँ, जिन-जिन जिलों में उ उन्होंने दौरा किया, वहाँ भरपूर समर्थन मिला। तो एक एनर्जी और एक सिनर्जी कि भाई उसी गाड़ी पे दीपांकर भी थे, मुकेश सहनी भी जी थे, तेजस्वी जी थे, राहुल गांधी जी थे, बीच-बीच में सीपीआई के लीडर एनी राजा भी थी। रैली हुई पटना में, गांधी मैदान से चलकर डाकबंगला तक, वो जाना तो आगे भी चाह रहे थे। तो उससे एक एकता का माहौल बना था और वोट चोरी का भी मुद्दा आगे बढ़ा था। इन दिनों जब से ये सीट का लेना-देना चल रहा है, अनिश्चितता चल रही है। अभी तक सारे जो महागठबंधन के दल हैं, वो एक साथ बैठ के ये अनाउंस नहीं कर पाए हैं। कई जगह उन आपस में ही टकराव है। छोटे दल से भी टकराव है, राजद कांग्रेस से भी टकराव है। आशा तो की जा रही है थी कि 20 तारीख तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख सेकंड फेज़ के नामांकन का आखिरी दिन था। लेकिन 20 तारीख तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब आशा की जा रही है कि भाई जब जब तक विथड्रॉवल का जो डेट है, उस तारीख तक ज़रूर हो जाएगा, ऐसा नेता भी बोल रहे हैं। लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया में एकता तो टूटती हुई दिखी है और इससे जो एनर्जी और सिनर्जी बनी थी वोट अधिकार यात्रा, और उसके बाद तेजस्वी ने अपनी यात्रा निकाली थी, वो उसमें कमी, उसमें बिखराव तो साफ दिख रहा है। और जो कैडर हैं, उसमें भी थोड़ा-सा मनोबल गिरा है। क्योंकि कैडर तभी उत्साह में आता है, सिनर्जी में आता है, जब वो देखता है कि भाई स्पष्टता है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है वहाँ तो कमी हुई है और वहाँ कमी भारतीय जनता पार्टी में भी हुई है। बस यही सेविंग ग्रेस है कि खासकर हमारे इलाकों में कई ऐसी सीटें हैं, जहाँ जो अन्य दल हैं, उसमें भी खरीद-फरोख्त का चला है मसला। तो इससे नुकसान तो मुझे लगता है अ, होगा, अगर वो रिकवर नहीं करते। अभी वक़्त है रिकवर करने का। एक साथ सब आएँ, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक साथ वो लिस्ट जारी करें कि हम तमाम लोग सहमत हैं और किसी भी सीट पर, एक भी सीट पर 2 महागठबंधन की पार्टियाँ आपस में लड़े नहीं। ये मुझे लगता है सुनिश्चित करना उनके लिए ज़रूरी होगा। आशीष जी, आप ज़मीन पर रहते हैं, एक बात बताइए, लोगों के बीच में ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को लेके सहमति नहीं हो पा रही है, इसके लिए क्योंकि लोग बिहार के बड़ा खुलकर बात करते हैं और समझदार होते हैं, तो वो इसका दोषी किसे मान रहे हैं, कांग्रेस को कि आरजेडी को? इस पे कुछ बात हो रही है आपकी? देखिए, कई लोग जो विश्लेषक रूप से आते हैं ना, उनको ज़्यादा जानकारी होती है पूरे बिहार के बारे में, वो बात करेंगे जी। और बिहार में ऐसे कई लोग मिल जाएँगे। तो उनको लगता है कि कांग्रेस को पिछली बार 70 सीट कंटेस्ट करने के लिए दिया गया था। उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं, 19 सीट ही वो ला पाए। तो इससे एक भाव उभर के आता है उन लोगों में कि 70 सीट तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा उनको मिल गया था, उनको कम होना चाहिए था। और कांग्रेस क्यों बड़े भाई की तरह एक्ट कर रही है, जबकि उनका जनाधार उस प्रकार से नहीं है। अगर जनाधार के रूप में देखें तो शायद पिछली बार 10% वोट उनको मिला था। तो ये एक तरह तो ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा ज़िम्मेदार है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बढ़िया हुआ, ये हम लोग हमेशा क्षेत्रीय दल के सहारे नहीं जी सकते। हमारा यह जनाधार था यहाँ पर, उसे फिर से प्राप्त करने की ज़रूरत है और इसीलिए अलावरुण ने हार्ड बार्गेन किया है। इस तरह की भी बातें चल रही हैं। लेफ्ट पार्टीज़ और छोटे जो दल हैं, वो ग्रीवेंसेस दोनों पार्टी के खिलाफ हैं उनके, क्योंकि आप देखिएगा कि सीपीआई के एक अवधेश राय जी बड़े नेता हैं बेगूसराय में, बछवाड़ा सीट से आते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से कांग्रेस और राजद ही
ज़्यादा कसूरवार माने जा रहे हैं इस समय तो लोगों के नज़र में। तो वोट पर तो इसका असर पड़ेगा ही। देखिए, अभी टाइम है, अभी ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये जो चर्निंग हो रहा है, ये चर्निंग जी, इस बात का भी गवाह है कि भाई अब जिसकी जितने हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। इसको भी अब बहुत नाप-तौल के करना पड़ेगा। तो इस मामले को लेकर भी चीज़ें फँस जाती हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपने वो नेतृत्व तैयार नहीं किया है, आपके ग्रास रूट कोई पॉपुलर लीडर नहीं है उस जाति से, लेकिन आपको देना है इतनी सारी सीट क्योंकि आपका वो एजेंडा है। तो उसके चलते भी काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरह से कशमकश होती है, खींचातानी होती है, उसको एडजस्ट करना है। अ, तो अगर ये समय रहते अगले 4-5 दिनों में ये सॉर्ट आउट कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इनके वोटर्स हैं, वो तो समझ जाएँगे कि हाँ, इतने लोगों का गठबंधन है, इतने सारे विचार हैं। तो वो ऐसा होना था, ऐसी बातें हो जाती हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें करने में छोटी-मोटी बातें को वो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड चला और इस तरह का एकता नहीं दिखा, एक-दूसरे के रैली में नहीं गए, कैम्पेनिंग करने मजबूती से नहीं उतरे, तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। इसी तरह की छोटी चर्चाएँ हम लोग जब तक चुनाव होगा और जो रिज़ल्ट आएगा करते रहेंगे। स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सीमांचल के बारे में आप निकाल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीमांचल हमेशा एक तरह से कंट्रोवर्शियल टॉपिक की तरह जाना जाता है, जबकि ये इलाका बेहद इंटरेस्टिंग, यूनिक और बहुत ही कंपोज़िट कल्चर का एक उदाहरण है यहाँ पे और शांत इलाका है, सब तरीके से और मनोरम भी है। तो ये बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इस एरिया के बारे में हमारे देशवासियों को बता रहे हैं। धन्यवाद। चलिए द स्वतंत्र में इसी तरह की चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।